सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन करके, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाना, पीडीएफ बहुत सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी पीडीएफ तुमको जो है क्लास के बाद मिल जाएगा, पता है ना सबको, हर पूरा पीडीएफ क्लास का मिल जाएगा बाद में, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस। ओके, बट अगर हम इसका मीनिंग जानने से पहले कि भाई इसका मतलब क्या होता है सीक्वेंस का, है ना, उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज देता हूं, एक सीरीज लिखता हूं ताकि तुम इसको ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ। जैसे 4, 12, 20, 28, 36, ठीक है। तो इस ये एक सीक्वेंस है, देखा जाए तो मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। अब मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं कि तुम इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कैन यू ऑब्जर्व। सर नंबर के बीच का डिफरेंस 8 है। सर नंबर के बीच 8 का गैप। हाँ, ओके। चलो, तो तुमने बोला कि सर डिफरेंस 8 का है, कैसे पता चला डिफरेंस 8 का है, थोड़ा बताओ मुझे। बोलो। सर क्योंकि हर नंबर के बीच 8 का गैप आ रहा है। हाँ, तो ये गैप कैसे पता चला तुमको, क्या मैं 4 में से -12 करूंगा तो 8 आएगा, ये तो -8 आ रहा है। सर नो सर, 12 में से माइनस। हाँ, वेरी गुड। तुम क्या कर रहे हो, डिफरेंस जब निकाल रहे हो तो तुमने ऑब्जर्व किया कि आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस करके, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब हमने 4 में 8 ऐड किया तो हमारा आया 12, फिर जब हम 12 में 8 ऐड किए तो हमारा आया 20, और 20 में जब तुमने 8 ऐड किया तो हमारा आया 28, और फिर इसमें जब तुमने 8 ऐड किया तो हमारा आया 36, है कि नहीं। अब चीजों को ध्यान से कुछ कुछ चीजें हम लोग बता देते हैं। जब अब एक और प्रोग्रेशन ले लेते हैं। अब क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। सर ये हर नंबर एक दूसरे से सर आगे वाले नंबर का स्क्वायर है। है सर 1 to 6 का। हाँ, तुमने अगर ध्यान से देखा होगा पैटर्न को, तो ये है तुम्हारा 1 का स्क्वायर, ये है तुम्हारा 2 का स्क्वायर, ये है तुम्हारा 3 का स्क्वायर, ये है हमारा 4 का स्क्वायर, ये है हमारा 5 का स्क्वायर, और ये है हमारा 6 का स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो तुम बता सकते हो कितना। सर 49। हाँ, 49। 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब और एक और टर्म देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। सर नंबर के बीच पहले 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, वैसे चलते जाएगा। कहाँ 3 का गैप है, देखो तो। सर पहले 1 का है, फिर 2 का है, और फिर 4 का सर है, सारे फिर प्राइम 5 नंबर हैं। हाँ, ऑल आर प्राइम नंबर्स, है ना। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, कह सकते चलो। अभी बस सीक्वेंस तो पता नहीं है ना क्या होता है, अभी ये समझ में आया कि ये एक प्राइम नंबर्स है। वेरी गुड। तो सीक्वेंस किसको कहते हैं। सीक्वेंस एक तरह का नंबर्स लिखने का पैटर्न है जिसमें कोई एक फिक्स्ड रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैटर्न लिखते हैं। तो कोई फिक्स्ड रूल है, जैसे इसमें प्राइम नंबर्स का रूल फॉलो हो रहा है, इसमें, है ना, कॉमन डिफरेंस का रूल फॉलो हो रहा है, इसमें स्क्वायर नंबर्स का रूल फॉलो हो रहा है। तो सीक्वेंस किसी भी चीज का हो सकता है। क्लैरिटी बन रही है ना, मतलब बस क्या है कि एक रूल होना चाहिए जो फॉलो करना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर किसी से पूछूं कि 19 के बाद मुझे अगला क्या नंबर लिखना चाहिए, तो कोई भी बता देगा मुझे क्या लिखना चाहिए, बताओ तो। 23। 23।
है ना, वो तुम इसलिए बता पाए क्योंकि फिक्स रूल है। अगर मैं कुछ भी उटपटांग लिख दूं, जैसे मैं मान लो यहां लिख दिया 4 7 51 36 49, अब बोलो अगला नंबर दे दो, तो देखोगे तो कोई रूल वगैरह वगैरह फॉलो नहीं किया, मैंने ऐसे रेंडमली लिख दिया। अब मैं किसी से अगला नंबर पूछूं तो उससे पसीने छूट जाएंगे, ये हो सकता निकले ही ना, क्योंकि मैंने कोई रूल फॉलो नहीं किया। तो सीक्वेंस कैसे बनता है? एक फिक्स्ड रूल से। तो पहले चलो सीक्वेंस को समझ गए हैं हम लोग कि सीक्वेंस है एक सेट ऑफ द नंबर्स रिटन इन विथ फिक्स्ड रूल। ठीक है, तो चलो सब लोग एक डेफिनेशन लिखना शुरू करो। सीक्वेंस क्या है? लिस्ट ऑफ द नंबर्स या सेट ऑफ द नंबर्स अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। ठीक है, ये बात लिख लो सब लोग। तो सीक्वेंस कुछ नहीं, एक लिस्ट ऑफ द नंबर्स है, सेट ऑफ द नंबर्स है जो तुम लिखे गए हो, जिसको तुमने अरेंज किया है इस तरीके से एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। ठीक है, पहले ये समझ लो। जैसे तुम यहां देख सकते हो, पहले लिख लो अच्छे से, है ना। ये क्लास 1.5 घंटे की है, थोड़ा बढ़िया से एनर्जी बना के रखना, और ये चैप्टर तुम इतना अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छा से नोट्स बना लो कि क्लास 10th का भी क्वेश्चन तुमसे बन जाए। ठीक है, और जो बच्चा 9 में है वो 10th का भी बुक खरीद ही ले साथ में, ताकि उसको कुछ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करते हुए चले। 10th में ज्यादा बर्डन वर्डन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ द नंबर्स है जो अरेंज किया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, और ऑर्डर कैसे फॉलो हुआ? एक डेफिनेट रूल से। बस ये सब लिख लो, आगे समझते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ईच नंबर इज न सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म, अभी हम बताएंगे। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब किसी न कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना। जैसे 2 4 6 8, ये किस तरह का सीक्वेंस है? ये इवन नंबर का सीक्वेंस है, हर नंबर के बीच 2 का डिफरेंस है। अगर तुम नीचे वाले का देखोगे तो ये है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तीसरे वाले में देखोगे ये भी एक रूल है, जैसे 5 5 5, ये भी सीक्वेंस है। बस फर्क क्या है कि हर बार 0 ऐड करके अगला नंबर आ रहा है, हर नंबर के बीच 0 का डिफरेंस है। कह सकते हो ना ये बात। चलो, क्लियर हुआ ये लॉजिक? सीक्वेंस मतलब समझ में आ गया ना। चलो, तो अब आगे बात करते हैं। जब सीक्वेंस समझ में आ गया तो अब एक लॉजिक लगा करके देखते हैं। ध्यान से देखना, 3 8 13 18 23। ठीक है, तो यहां पर तुम ध्यान से देखना, जो हमारा, क्या ये सीक्वेंस में है? पहले एक बार चेक कर लो। यस सर, सीक्वेंस में है। हाँ बिल्कुल, इस सीक्वेंस का, इसको जो हम लोग कहेंगे, ये कहेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये हमारा चूंकि हमें पता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। ठीक है, और डिफरेंस तुमको दिख रहा होगा, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो एक बार डिफरेंस को चेक करते हैं कि कैसे कितना आ रहा है। तो मैं अगर चेक कर पा रहा हूं तो 5 ऐड करके आ रहा है अगला वाला टर्म, फिर 5 ऐड करके अगला टर्म आ रहा है, फिर 5 ही ऐड करके अगला वाला भी टर्म आ रहा है, और 5 ऐड करके ही अगला भी टर्म आ रहा है। इसका मतलब हर नेक्स्ट टर्म 5 ऐड करके आ रहा है कि नहीं? तो कॉमन डिफरेंस कितने का? ये जो 5 दिख रहा है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी से। याद रखना, कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करेंगे? डी से। और ये हमेशा तुमको नेक्स्ट टर्म को माइनस करके आएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, प्रीवियस। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ कुछ चीजें लिखते जाना है ना, ये सीक्वेंस लिख लो। इसमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके आता है। ठीक है, चलो, तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, यहां पर कॉमन डिफरेंस फिक्स है, सबका 5 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सबका 5 है तो ऐसे प्रोग्रेशन को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो लिख सकते हो एन अर्थमेटिक एक काम करते हैं, आगे हम तुमको बताएंगे, रुक जाओ मत लिखो, पहले भी समझ लो।
ठीक है, अभी डेफिनेशन लिखवाना, समझ गए ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही है, ठीक है। प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? फिक्स्ड होगा, बराबर होगा भाई। ऐसा नहीं कि 5 6 7 कुछ भी आ रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस अगर उसका कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ऐसे प्रोग्रेशन, ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलोगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ बिल्कुल, सबको अच्छे से समझ में आ गया ये? अभी बस छोटा बात, अभी धीरे धीरे करके तुमको और रियलिटी समझ में आएगा, है ना। एकदम बहुत बेसिक जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। चलो, सब लोगों ने लिख लिया? इतना पार्ट लिखना है तुमको, बाकी ठीक है। चलो, अब कुछ एक दो सवाल पहले कर लेते हैं जो हमने सीक्वेंस में पढ़ा है। जल्दी से मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंस? Sir, all prime numbers. ये इसलिए तुम जवाब दे पा रहे हो ना क्योंकि तुमने ध्यान से चीजों को देखा नहीं। मैं बता रहा हूं, क्या और सबका प्राइम नंबर ही आंसर है? मैं चाहता हूं कि तुम एक बार ध्यान से इस चारों ऑप्शंस को देखो। प्राइम नंबर तो अभी अभी हमने चेक किया, वो तो सीक्वेंस में है। प्राइम नंबर सीक्वेंस लिखा जा सकता है ना। सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो सर ऑप्शन अर्थमेटिक। नंबर सी और बाकी सारे नंबर्स इनफाइनाइट है, लेकिन ये बिना पैटर्न के एंड हो जा रहा है। सी। वाह वाह, क्या ज्ञान दिए हो। चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। इन सब के बीच तुमको कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है? 2 का। यानी एक रूल बन गया कि भाई 2 2 का आएगा। ये तुमको किस चीज का सीक्वेंस नजर आ रहा है? अभी अभी हम लिखे, दैट इज द सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर। यस और नो? ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये सीक्वेंस है। अब अगला तुम ऑब्जर्व करना, मैंने क्या बोला तुम ठीक से ऑब्जर्व नहीं किए। 3 और 2 कितना होता है? 5। यहाँ 2 का डिफरेंस है, और यहां पर कितने का डिफरेंस है? 2 का। और अचानक यहां पर डिफरेंस कितने का कर दिया है? 4 का। 4। 7 और 11 में क्या डिफरेंस है? 4 का। और यहां पर क्या डिफरेंस है? 2 का। तो रूल फॉलो नहीं हुआ ना। ये क्या रूल हो गया बताओ? प्राइम नंबर्स तो सीक्वेंस है, क्या दिक्कत है? मैं ऐसे लिख दूं 2 3 5 7 11 13, तुम अगला बता दोगे फटाक से हमको। जब तक सीक्वेंस में नहीं होगा तुम नंबर बता ही नहीं पाओगे। अच्छा बताओ, क्या तुम यहां पे बता पाओगे? बताओ तो क्या लिखूं आगे? है? तुम बोलोगे 2 ऐड करके 15, मैं बोलूंगा 4 ऐड कर दे रहा हूं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यहां पर सीक्वेंस रूल फॉलो नहीं हुआ। सी ऑप्शन में क्लियर है? एक कोई रूल फॉलो नहीं कर पा रहा है। 2 2 2 ऐड करते हुए अचानक 4 ऐड कर दिया। क्लियर है? और ऐसा नहीं कि फिर मान लो 2 2 ऐड करता, फिर 4 4 भी ऐड करता, तो भी हम चल जाता बात। जैसे मान लो कि हम इसको भी सीक्वेंस मान लेते, जैसे मान लो 3 5 7, ठीक है। फिर 11 15, फिर मान लो 21 27, ठीक है। ये भी हम सीक्वेंस मान लेंगे। बताओ कैसे? ध्यान से देखना, पहले कितना ऐड हुआ? 2, फिर 2 ऐड हुआ, है ना, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ। अब हम बता सकते हैं कि अगला 2 नंबर क्या होगा? बता सकते हो ना? यस सर। यस सर। यस। है ना। एक हो जाएगा 35, 8 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 43। 2 2 ऐड हुआ, फिर 4 4 ऐड हुआ, 6 6 ऐड हुआ, तब 8 8 ऐड होगा, फिर 43, है कि नहीं? तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है। सीक्वेंस मतलब एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। खत्म। रूल फॉलो कर रहा है, यस। चलो बताओ, ये वाले को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्लियर हो गया ना? इसका पहले का क्वेश्चन का आंसर 3 का 1 का सी क्यों हुआ? क्लियर हुआ अच्छे से?
एक फिक्स्ड डेफिनेट रूल फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो नहीं किया वहां पे। नेक्स्ट, अगर 5 5 5 5 ही ऐड हो रहा है, ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? तो एक चीज समझ लो कि ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब क्या हुआ कि भाई तुम बार बार वही नंबर रिपीट कर रहे हो। क्लियर हो गया? याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलना? अभी Yes. एकदम बेसिक चैप्टर पे चल रहा है, ठीक है? इस चलो अब आते हैं थर्ड ऑप्शन, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया बी, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए है ना, तुम बस अब क्वेश्चन का आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज फाइनाइट, ठीक है? तो मैंने तुमको बताया नहीं है कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट प्रोग्रेशन क्या होता है। ध्यान से सुन लेना पहले। कोई भी सीक्वेंस अगर मान लो ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 और छोड़ दिया, तो देखा जाए तो ये बस यही इस तरह के सीक्वेंस जहां पे तुम एंड अप कर दिए, ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस। मतलब फाइनाइट सीक्वेंस में तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता होता है। लेकिन अगर मैं यहां पे डॉट 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 लगा दूं तो ये बन गया किस तरह का? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन गया, ठीक है? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। यस और नो? इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है? और अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे 2 5, मान लो 2 5 8 11 और 14 और यहीं पे आके स्टॉप कर दिया, तो यहां पर डॉट डॉट नहीं लगाया, इसलिए मतलब क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है? तो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस में एक फर्क क्या नजर आया कि हो सकता है मुझे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कहां से स्टार्ट करना है, लेकिन इनफाइनाइट सीक्वेंस में तुमको एंड पता नहीं है, जबकि फाइनाइट सीक्वेंस में तुमको एंड वाला भी पता है। समझे? तो अगर तुमको स्टार्ट और एंड दोनों पता हो तब क्या बोलोगे? ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलोगे? फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर एंड नहीं पता हो तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। Infinite. क्लियर हो गया बात? है ना? तो इन, है ना, वी डोंट नो कि कहां एंड होगा। डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट चलता रहेगा, इसलिए इनफाइनाइट लिखा है ना, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ऑप्शन होना चाहिए अगर ये लॉजिक लगाया जाए तो? ये तो इनफाइनाइट है ना? इनफाइनाइट है। बी। उसके बाद ये भी इनफाइनाइट है क्योंकि डॉट 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 लगा है। क्या ऑल नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होगा या नहीं? Yes, sir. होगा Infinite. ना? इसका तो नहीं पता है। अब बी की ओर देखो, तुमको बी का फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, यानी यू नो द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट, सो दिस विल बिकम व्हाट? फाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर हो गया? यहां पे फाइनाइट सीक्वेंस ही पूछा था हमसे, इसीलिए ऑप्शन बी को टिक कर दिया। थोड़ा बहुत सीक्वेंस को लेकर के आइडिया हुआ, ठीक है? चलो अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक खास तरह का सीक्वेंस है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस लिख देता हूं, या टाइप ऑफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, वेयर कॉमन डिफरेंसेस फिक्स्ड, ठीक है? तो कॉमन डिफरेंस फिक्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 6 9 12 15 18, ठीक है? अगर मैं किसी से पूछूं, चलो यहीं तक मान लो 21, तो यू कैन सी कि कॉमन डिफरेंस फिक्स है। कितने का है दोनों में डिफरेंस?
हर टर्म के बीच का 3 का 3 इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस फिक्स रहता है, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस फिक्स नहीं है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। जैसे मैं मान लो ऐसे लिख दूं 5 10 फिर 13 फिर 16 फिर 25, मान लो ऐसा लिख दिया, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस है 5 का, यहां पे 3 का, यहां पे 3 का और यहां पे 9 का। तो तुम देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पटा गा रहा है, कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जबकि हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए? फिक्स्ड। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सीक्वेंस का ही एक स्पेशल केस है वो, जहां पर मतलब कॉमन सेट ऑफ डिफरेंस प्राइम नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो सीक्वेंस है लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर हुआ लॉजिक? बात 100% Yes. समझना कि प्राइम नंबर्स सीक्वेंस जरूर है बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है कि नहीं? बस ऐसे समझो ना, ऑल एप्पल आर फ्रूट्स, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, बट ऑल fruits are not apples। क्लियर है? बस ऐसे लॉजिक समझो, हर सेब फ्रूट है लेकिन सारे फ्रूट क्या एप्पल है? नहीं। सेम चीज है कि ऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ठीक है ना? ऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर सीक्वेंसेस बट ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट एपी। क्लियर हुआ ये लॉजिक? जितने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस है क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है, लेकिन सारे सीक्वेंसेस क्या एपी होंगे? गारंटी नहीं है। जैसे दिस इज नॉट एपी, नॉट एन एपी, इट इज एन एपी, है कि नहीं? चलो, तो अब एक प्रॉपर डेफिनेशन जो बुक में लिखा रहता है उसको देखते हैं। देखो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which the difference between the consecutive term is constant। यानी मेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यही है कि which the difference between the consecutive terms is constant। ये याद रखना है बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। एक ऐसा सीक्वेंस जहां पर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच कांस्टेंट सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, सेम हो, है ना? चलो बाकी चीजें, इस फिक्स्ड नंबर जो हमारा कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसको डी से डिनोट करते हैं। ओके ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको समझना है। अब जो तुम देख रहे हो ना ब्रैकेट में, कॉलम में जो स्क्वायर रेक्टेंगल में तुमको दिख रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर मजा आएगा समझने में। ठीक है, चलो अगर बताओ कि मेरे पास फर्स्ट टर्म मान लो मेरे पास x है और कॉमन डिफरेंस, ध्यान से सुनना, कॉमन डिफरेंस अगर मुझे पता है y है, तो अगर पहला टर्म x लिखे तो अगला क्या होना चाहिए? x प्लस वाई। वेरी गुड, y ऐड करके आएगा भाई अगला वाला। फिर अगला क्या आना चाहिए? सर x प्लस 2y। x प्लस 2y। हर किसी में y जोड़ते जाएंगे ना, 2y। फिर अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कि मैं लिख देता हूं, हर पिछले टर्म में y ऐड करते जाना है। अगले वाला देखो, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई एंड सो ऑन चलता रहेगा, है कि नहीं? इससे फॉर्मूला आएगा, ध्यान से पढ़ना। अगर दैट मीन्स क्या आया, ये x आया, ये x प्लस वाई आया, ये x प्लस 2y आया, ये x प्लस 3y आया। अगर मैं पूछूं अगला टर्म क्या होगा, तुम बता दोगे क्या आएगा? x प्लस 4y। 4y। बहुत अच्छा, है ना? एक्सेलेंट आंसर, बहुत अच्छी जवाब तुमने दिया। तो अगर इस फॉर्मूला को वापस x y को रिप्लेस कर देते हैं,
अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म अगर हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो क्या बनेगा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? ए, फिर अगला A plus D. ए प्लस डी, फिर क्या बनेगा? ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d 4D. एंड सो ऑन। अब तुमको पता चला कि ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, है ना? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लिखने का सीक्वेंस है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है समझना, तो इसलिए जल्दी से हम वो लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, और उसके जगह ये लिख लो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, याद रहे। क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला बनाया ही नहीं, हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, कभी भी रटना नहीं सीखते हैं, ठीक है ना? विल नेवर लर्न एनी फॉर्मूला, हर फॉर्मूला को बनाना सीखेंगे, हर छोटी छोटी बात समझना है। सब लोग इतना लिख लो जल्दी से। चलो, हो गया? क्लियर हो गया ना सबको? Yes, sir. Yes. चलो, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एपी? अब A, कॉमन sir. डिफरेंस जीरो का भी हो सकता है, उसका भी टेंशन नहीं है, ठीक है? देखो यहां पर जीरो जीरो ऐड करके आ रहा है, तो ये तो एपी है, दिस इज एन एपी। और ये वाला एपी है, देखो तो सर ऑप्शन नंबर सी। -2, यस फिर सर है -2, ये। ये भी एपी है। ये वाला, ये देखो ये एपी नहीं लग रहा है, 3 फिर 5 फिर कुछ भी ऐड होने का मतलब है नॉट एन एपी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी। ये वाला भी एपी है। कुछ लोग बोले कैसे एपी है, देखो ना -3 में +2 करोगे तो आएगा, फिर +2 करोगे तो आएगा, +2 करोगे तो आएगा, आ रहा है ना? अभी हम डिफरेंस निकालना सिखाएंगे, अभी बस समझो, ठीक है? अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन द सीक्वेंस विल। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पहले तुम सोचो, B. मैं फिर तुमको। सर ऑप्शन बी। ओके, हो सकता है बहुत Sir, सारे B लोगों को होगा. समझ में नहीं आया होगा कि ये मतलब क्या है। अगर मैं हर एपी को इंक्रीज कर दूं, करके देखते हैं ना, क्या दिक्कत है? चलो, मान लो 10, 18, 26, 34, 42, 50, क्या ये एपी है? एक बार चेक करके बताओ। यस सर। एपी है, बिल्कुल। चलो, अब हमको बोला कि ये जो एपी है, अगर इसके हर टर्म को 5 से इंक्रीज कर दे, है ना? याद रखना कि अभी जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 का है, 8 ऐड करके आ रहा है हर जगह, ठीक है? अब बोला कि हर टर्म को, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड बाय 5, तो हर टर्म को 5 से इंक्रीज कर दीजिए। कर देते हैं। 10 की जगह क्या हो जाएगा? 15, 18 की जगह क्या हो जाएगा? 23, 26 की जगह क्या हो जाएगा? 31, 35 की जगह क्या हो जाएगा? 39, 34 की जगह ये हो गया 47 और ये हो गया 55। क्या मैंने हर टर्म को 5 से इंक्रीज कर दिया है? देख लो। तो
अब अगर ध्यान से देखते हैं तो अब कितने का डिफरेंस है? अभी भी 8 का ही डिफरेंस नजर आ रहा है। क्लियर है? है कि नहीं? यानी कि अगर बराबर सबको बांट दें तो डिफरेंस बराबर है। समझे? और एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ना, मान लो कि तुम हो और तुम्हारा छोटा भाई है ना? तुम्हारे छोटा भाई, तुम्हारे पास अभी मान लो 500 रुपीज है और तुम्हारे छोटे भाई के पास 200 रुपीज है। तो अभी मैं पूछूं कि तुम दोनों में डिफरेंस कितने का है? 300 का। ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आए, उन्होंने तुमको भी दे दिया कि चलो तुम भी 200 रख लो, इसको भी 200 रख दे दिया। अब कितने का डिफरेंस है? अभी भी 300 का ही होगा सर। हाँ, अभी भी 300 का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि जब तक बराबर बट रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको बराबर मिल रहा है कि नहीं? तो खेल खत्म है कि भाई हर टर्म को अगर बराबर दें या बराबर ले भी ले। मान लो ऐसा होता है कि तुम तो पापा को पता चल गया कि तुम दोनों के पास पैसे हैं, पापा ने तुम लोग को बेवकूफ बना करके, है ना, 100 रुपीज मान लो इनसे ले लिया और 100 रुपीज इनसे ले लिया। अभी भी तुम देखोगे तो डिफरेंस तुम दोनों में कितने का है? 300 का। यानी किसी टर्म में बराबर ऐड करने पर और बराबर सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो आई कैन गो विथ एन एपी विथ सेम कॉमन डिफरेंस। यस और नो? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, है ना लॉजिक। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी एपी? सर ए होगा। हाँ, कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, है कि नहीं? अब तुमको हम आगे बताने वाले हैं कि ये बी ऑप्शन देख रहे हो, बी क्या लिखा है? द रेशियो बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। एक्चुअली में यही है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, जो हम तुमको थोड़े टाइम बाद बताएंगे, आज नहीं तो कल बताएंगे। ठीक है? यानी कि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता होगा? रेशियो कांस्टेंट। बस, है ना? नेक्स्ट, चलो अब आते हैं, ध्यान से सुनना। सब लोगों ने फॉर्मूला सीख लिया। सर अभी अगर आपने हमें फर्स्ट टर्म दे दीजिएगा और कॉमन डिफरेंस दीजिएगा तो मैं कोई भी टर्म निकाल। बोला हाँ बिल्कुल, ये देखो a प्लस डी, ये हो गया a प्लस 2d, ये हो गया a प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना? सबको आ गया और ऐसे करके अपना चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूरे फॉर्मूला, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया ना, इसको समेटे कैसे? अब कल को किसी ने मुझसे पूछ दिया, ये छोटा मोटा पूछ दिया तो जवाब भी दे देंगे कि भाई चलो तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म तुमको हम 50 देते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है, जो डी, वो तुमको 20 देते हैं। ठीक है? और वो सोच रहा है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब टर्म मत, मुझे बताओ कि 50th टर्म क्या होगा। अब लोग फंस गए। क्लियर है? तो हम लोग फंस गए। तो अब इसका जवाब देते हैं हम लोग। ठीक है? एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, तुम ऑब्जर्व करना, खुद ऑब्जर्व करना चीजों को। तुम नहीं कर पाओगे ना, अभी 50th टर्म निकाल लोगे, बता दोगे, निकाल लोगे तो फिर फॉर्मूला की क्या जरूरत है? कैन यू फाइंड इट? मैंने तुमको फर्स्ट टर्म दे दिया, मैंने तुमको कॉमन डिफरेंस दे दिया, क्या तुम 50th टर्म खोज पाओगे? सर a प्लस 49d। वेरी गुड। अरे वो तो समझ गए, लेकिन वो कैसे खोजा? वो तरीके, बिल्कुल वो बात तुम्हारी एकदम 100% सही है, लेकिन चलो हम लोग पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तुम ध्यान से देखना, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सबको पता चल गया। मैं इसको, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, यानी हम फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से, है ना? और ये हमारा सेकेंड टर्म है, दिस इज आवर सेकेंड टर्म। ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है और ये हमारा फिफ्थ टर्म है। और ऐसे करके चलता रहेगा हजारों टर्म तक। और इस सारे टर्म में किसी ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो भी नंबर पे आता है उसमें एक डी कम है। सेकेंड टर्म में कितने डी हैं? हाउ मेनी डी? एक डी। थर्ड टर्म में कितने डी हैं?
2d, यानी फोर्थ टर्म में कितने डी हैं? 3D। 3d, और फिफ्थ टर्म में 4d, मतलब एक कॉमन डिफरेंस कम आ रहा है, और फिर उसको बस फर्स्ट टर्म से ऐड कर देंगे। जैसे ही मैंने 50th टर्म पूछा, तुम बता सकते हो कि फर्स्ट टर्म में कितना डी ऐड होगा? 49। बस 49d, है कि नहीं? अब निकाल लो, कोई भी आंसर होगा फटाक से निकल जाएगा, है ना? मैं बस फॉर्मूला निकाल, अब इसी को समराइज कर देते हैं, ठीक है ना? लेट अस समराइज दिस फॉर्मूला। तुमको कोई भी टर्म बोले, है ना, मान लो n की वैल्यू कुछ भी, मान लो n कुछ भी बोला, उसको फॉर्मूला बनाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो लिख लो, बन गया फॉर्मूला हमारे पास। अब क्या है चेक कर लेते हैं। ये an को बोलते हैं nth टर्म, an को बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब जिस भी टर्म के बारे में बात करेगा वही टर्म का, ठीक है? a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और n तो पता ही है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और d को तो पता ही है, d को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। लिख लो, सब कुछ लिख लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलो, तो ये था हमारा फॉर्मूला। तो जनरल टर्म, है ना, जनरल टर्म बोले ये nth टर्म बोले, ठीक है? तो कोई जनरल टर्म मतलब कोई भी टर्म निकालना होगा तो तुम निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके, ठीक है ना? तो अगर कभी तुमको बोला कि फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म निकाल दीजिए, फिफ्थ टर्म निकाल दीजिए, सिक्स्थ टर्म निकाल दीजिए, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दिस फॉर्मूला हेल्प अस डायरेक्टली कैलकुलेट एनी टर्म इन दी एपी। ओके, so what we all have to know, either we have to know first term, common difference, number of the terms, है ना, और n मतलब होता है nth, an मतलब nth टर्म, जिस भी टर्म की बात कर रहा है, ठीक है? तो चलो एक बार क्वेश्चंस करते हैं, तब समझ में आएगा हम लोग को। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज यूज्ड टू, अभी तो हमारा जो फॉर्मूला था वो जनरल टर्म का ही फॉर्मूला था, ये nth टर्म का, उससे हम क्या निकाल लेंगे? To find the common difference। हैं, कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म। इस फॉर्मूला से तुम क्या निकालते हो? इस फाइंड फॉर्मूला एनी से टर्म क्या निकालते डायरेक्टली हो? विदाउट राइटिंग प्रीवियस टर्म। हाँ, अरे इस फॉर्मूला से तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ये बात लिखना था ना। दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं या तो जनरल टर्म फॉर्मूला या nth टर्म फॉर्मूला, ठीक है? दोनों सेम बात है। और इस फॉर्मूला की हेल्प से तुम क्या निकाल लोगे? एनी टर्म, यू कैन फाइंड एनी टर्म इन एपी, एनी टर्म, ठीक है? तो यू विल हेल्प टू कैलकुलेट एनी टर्म इन एपी। तो अगर इसमें क्या लिखा है, तो सर फाइंड ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यू विल फाइंड एनी टर्म डायरेक्टली विदाउट राइटिंग प्रीवियस टर्म।
हर टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख लो। आपको ऐसे हमको ही बोला हमको फिफ्थ है ना 500 टर्म बता दीजिए, तो क्या जरूरी है कि मैं 499 तक जाके सारे सीक्वेंस निकालूं? नहीं, डायरेक्टली मैं कोई भी टर्म को कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड को ध्यान से देखो। सिक्स्थ टर्म बोला है, तो जैसे ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। हमको कौन सा टर्म बोला, सिक्स्थ टर्म, यानी एन हमारा 6 हो गया, ऐसे तरीका है लिखने का। हाँ, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है देखो 3, तो आई विल राइट इट 3। एन कितना है, एन एन देखो, एन की जगह तुमने क्या रखा था, जिस भी टर्म की बात कर रहे हैं वही एन है हमारा, 6 टर्म, 6 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4। प्रॉपर बोर्ड मास रूल यूज करना, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में इधर उधर कर दे। 3 प्लस 5 इंटू 4, तो ये हो गया A6 इक्वल टू 3 प्लस 20, यानी A6 की वैल्यू कितनी आ गई 23, यानी 6 टर्म हमारा क्या हो गया 23। कोई भी टर्म निकाल सकते। चलो मैं तुमको मुझे बताओ तो, अगर A20 बोलता तो कितना होगा बताओ, A20 निकाल के दिखाओ सब लोग। यहां तो आंसर आ गया है 23, आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमको A20 बोलता 79। ओके, चेक करते हैं। A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n यानी n हमारा 20 है, तो A20 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 3, n 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 4 का, तो A20 इक्वल टू 3 प्लस 76, तो A20 कितना आ गया 79। क्लियर है सबको? यू कैन फाइंड एनी टर्म्स, nth टर्म बोले है ना, फिफ्थ टर्म बोले, लास्ट टर्म बोले, कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है, यू विल फाइंड इट। ओके, चलो लास्ट थर्ड क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0, अब कॉमन डिफरेंस 0 है, तो हर बार 0, कॉमन डिफरेंस कब 0 होता है बता सकते हो कोई? जब वो कांस्टेंट होता है। ऐसे लिखते रहे, लाखों करोड़ों बार लिखते रहे, हमेशा कॉमन डिफरेंस 0 का है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वही हर बार टर्म आएगा, यस और नो? वही आखिरी टर्म भी होगा। करोड़ बार भी लिखते रहेंगे, 1000 लाख मिलियंस टाइम्स भी लिखते रहेंगे, तो भी 8 ही आएगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। दैट मींस अगर फर्स्ट टर्म 10 है तो लास्ट टर्म भी 10 ही होगा, यस और नो? 8 टर्म पूछे, 9 टर्म पूछे, या 8000 वाला टर्म पूछे, कोई भी टर्म पूछे, कॉमन डिफरेंस 0 है, डिफरेंस 0 है, बराबर है सब, यस और नो? चलो अब आते हैं, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, अभी तक आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो कैसे जा रहे थे कि मान लो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। उल्टा भी तो जा सकता है कि पहले आपको देते 20, ऐसे देते, मान लो कि ऐसे, कहां से लिख दो, हाँ मान लो 20, 18, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना, 7, 18, 16, और फिर पूछे कि ये वाला नंबर बता दो, तो हम दोनों तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे से भी पीछे से भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना। तो अब याद रख, से हमें क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई एंड से कितना होगा, है ना, कोई सीक्वेंस दे रखा है, कोई प्रोग्रेशन दे रखा है, बोलेगा कि एंड से बताइए फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, है कि नहीं। अभी तक जो भी कर रहे थे वो शुरुआत से फिफ्थ टर्म, मान लो तुम अभी A20 निकाले थे, तो A20 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट से लेकर के 20 टर्म गया है ना, लेकिन कल बोल दे कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, है ना। तो देखो, अगर तुमको फ्रॉम द एंड पूछे सिंपल सा, तो कुछ करना नहीं है,
तुम्हारा फॉर्मूला nth टर्म का क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था ना। यहां पर थोड़ा सा जब लास्ट टर्म से एंड से जाओगे, when you will go from the end, तो मान लो एंड से n ये है, ठीक है, मैं दोनों फॉर्मूला लिख देता हूं n, तो a की जगह ले लेगा l को कहते हैं एंड लास्ट टर्म, ओके, और प्लस की जगह माइनस, बाकी चीजें एज इट इज लिख दो। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब फ्रॉम, है ना, बिगिनिंग की बात करेगा, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्टार्ट या फ्रॉम बिगिनिंग। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? फ्रॉम एंड, जब एंड से बात करेगा। दोनों लिख लो, दोनों में। यहां पर एल क्या है? व्हाट इज द एल? यहां पर ए हमारा फर्स्ट टर्म था, और यहां पर एल क्या है? लास्ट टर्म, ठीक है। और एक डिफरेंस है बस प्लस और माइनस का, लिख लो सब। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। कहीं भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट हो, क्योंकि देखो मैथ्स ऐसे ही बनता है। एक जो भी बच्चा मैथ्स में तेज है ना, वो एक दिन में तेज नहीं हुआ है, वो उसकी हर छोटी से छोटी चीजों का उसने ध्यान रखा है, बाद में जाकर के तुमको लगा वाओ कितना तेज है। उसे सीखने के वक्त इस बात का ध्यान रखा कि कोई भी डाउट है तो उसको कैरी आउट करते चलना है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग, है ना, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर पूछेगा तो हमारा ये फॉर्मूला होगा। लिख लिया हम लोग सब कुछ। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिखा है? दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली फॉर फाइनाइट एपी, क्योंकि इनफाइनाइट एपी का तो एंड ही पता नहीं होता है। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट बताए ना, सीक्वेंस में बताए क्या नहीं बताए थे? मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैंने तुमको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच डिफरेंस बताया ना। फाइनाइट में स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पता होना चाहिए, और इनफाइनाइट में स्टार्ट पता होता है, एंड नहीं पता, यही है कि नहीं? तो बस, तो लास्ट टर्म तो फाइनाइट एपी में ही पता होगा ना, इसलिए ये। चलो कुछ करते हैं। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन सी। nth term from the end of a finite AP, ठीक है। This formula can be used only when The AP is finite. AP is finite. If the last term is 40, common difference is 3, find the fourth term from the end, है ना। We have to find a from end, तो क्या फॉर्मूला होगा? L minus n minus 1 into सर 31। हाँ, तो ए फोर्स खोजना है हम लोगों को। लास्ट टर्म है 40 माइनस 40, सॉरी, कॉमन डिफरेंस n कितना है? n 4 हो गया ना, n 4, दिस इज 4 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 3 का, तो हो गया 40 माइनस 9, है ना, 3 into 3। किसी को बोर्ड मास रूल अच्छे से यूज करना है, ना कि पता चला कि सब कुछ कर लिए, यही हमको नहीं आ रहा है, तो दैट मींस दिस इज 31, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करो। इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 25 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, फ्रॉम द एंड बोला है, यानी ए एन फ्रॉम द एंड बोला, तो इसका फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया A3। याद रखना फ्रॉम एंड चल रहा है, तो हमारा लास्ट टर्म दे रखा है 25 माइनस एन की वैल्यू 3 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो 25 माइनस 4 21 है, ऑप्शन नंबर ए। एकदम अच्छे से क्लियर हुआ ना? इतना डिटेल, हाँ, इतने डिटेल में ना स्कूल में भी सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया होगा, देख लेना तुम,
तुम ऑब्जर्व करना मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने एक एक स्लाइड को इस तरीके से प्रिपेयर किया है ताकि तुमको चीजें दिमाग में बैठ जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब तक में क्या होता, मैं आता दो को फॉर्मूला बताता, देखो फ्रॉम एंड ऐसे होता है, फ्रॉम स्टार्ट ऐसे होता है। तुम सोचो अभी तक हम यहां तक पहुंचने में मैंने कितनी सारी एनर्जी लगाई है कि तुमको सब कुछ समझाने में। दैट मीन्स तुमको हर चीज समझ में आए, कहीं भी छोटी छोटी डाउट ना हो, ठीक है। चलो, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये हम लोग अभी आएंगे, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी। जब कुछ ना बोले तो स्टार्ट से होगा, है ना। Sir, 79. यस सर 79। 79। तो फॉर्मूला क्या है 20th टर्म, तो ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 20 बोला है तो 20th टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे ए देखोगे तो फर्स्ट टर्म 3 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने वक्त गलती से भी ए 3 माइनस 7 मत कर देना, हमेशा लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, लास्ट टर्म बोल रहा है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना, ठीक है। मैंने लिखवा दिया है ये बात। तो 4, तो ए हो गया 3, डी हो गया हमारा 4, तो एन कितना हो गया, एन एन मतलब 20th बोला है तो एन की वैल्यू 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू हो गई 4। तो इट इज A20 इक्वल टू 3 प्लस 76। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट आंसर, 79 है ना। 20th टर्म जो है हमारा 79 है। एकदम क्लियर हुआ सबको? चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? सर थोड़ा ऊपर कर देंगे। हाँ, अब डाउट है तो पूछो, छापना उपना नहीं है, छापने का कलर थोड़ी बनना है तुमको। सर हो गया। हाँ, थोड़ा भी डाउट हो पूछो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कौन सा टर्म, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है, कैन यू सॉल्व इट? सर nth टर्म मान लेंगे और फॉर्मूला में भी n ही लगाएंगे, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे। तो क्या, चलो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ, अब आ गया? Sir, 17. 17? क्या 17? आंसर बता रहे हो क्या? देखो मैं समझ रहा हूं जनरल टर्म। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन में भी होता है ना, जब किसी को कहीं टिकट नहीं मिलता है ना, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर कहीं नहीं मिलता, तो वो कहाँ जाता है? जनरल वाले में। हाँ, तो मतलब जनरल टर्म वाला जो चीज, जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब वो जानना चाह रहा है कि किसी को कुछ भी जानना होगा तो कैसे जानेंगे, तो हम एक मशीन तैयार करेंगे। ये फॉर्मूला जो बनाया, ये फॉर्मूला हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बनाया गया है। दिस इज फॉर ऑल अदर प्रोग्रेस, है ना। दिस इज फॉर एवरी
एपी, है ना, हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला है, लेकिन तुमको बोला है कि इसके लिए बनाइए फॉर्मूला। तो इसके लिए बनाने के लिए देखो क्या क्या बनाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू कितनी है? 4 टेल मी द वैल्यू। डी की वैल्यू 4। सर 4n minus 1 सर 4n plus 1 अब तो अब हमारा ए एन को ए एन ही रहने देंगे, और ए हमारा हो गया 5, और डी एन हमारा n-1, और ये हो गया कॉमन डिफरेंस 4। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू 5 प्लस 4n-4। कैन वी राइट इट लाइक दिस ना? इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग ऐसा। फिर थोड़ा सा और गए, कितना हो गया? 4n+1 आ रहा है, देखो तो। यस सर हाँ, अब ये जो आया है ना, ये फॉर्मूला बन गया है किसके लिए? इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अब किसको जो मर्जी जानना हो, किसी को मन करे कि नहीं मैं ना ए 50 जानना चाहता हूं, रख लो भाई, 4 इंटू 50 प्लस 1, ये हो गया 201। किसी को नींद से जागा, बोला नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि 200 टर्म कौन सा होगा, रख लो भाई, 4 इंटू 200 प्लस 1 इक्वल टू 801। कोई चाहता है कि नहीं नहीं मैं 3000 देखना चाहता हूँ, 3000, तो रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ये हो गया 12,001। ये क्या लिख दिया मैंने? 12,001 लिखा है, हाँ ठीक है। क्या समझे कि एक जनरल टर्म वाला फॉर्मूला बनाने के लिए बोले किसी पर्टिकुलर एपी का, इसका मतलब हमको बस इस तरीके बना देना ताकि सामने वाला एन की वैल्यू कुछ भी रख दे, उसको आ जाए, उसको इतना तामझाम ना करना पड़े। तो ये जो तुमने nth टर्म का फॉर्मूला बनाया है, ये किसके लिए स्पेशली है? इस पर्टिकुलर एपी के लिए, इस वाले एपी के लिए है। क्लियर हुआ? इसको कहते हैं जनरल टर्म। फाइंड द जनरल टर्म, मतलब वो कोई भी टर्म सामने वाला जानना चाहता हो उसको बता दो। अब कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं बोला ना, तो एन की वैल्यू नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे, है ना? ये तुमको मैंने बस एग्जांपल सेट किया कि तुमको किसी को कुछ भी जानना होगा, वो ऐसा कर सकता है। तुमको बस कैलकुलेट कर रहा था यहां तक, यही तुम्हारा आंसर है। दैट्स ऑल। तो फर्क समझ में आया कि जनरल टर्म मतलब क्या होता है? जस्ट क्रिएट अ फॉर्मूला फॉर दैट पर्टिकुलर एपी एंड टेल मी कि भाई अब क्या करना है, जो भी एन रखेंगे हम आ जाएंगे। तो तुम लोग एक बार जनरल टर्म ऑफ इन मतलब फॉर्मूला बना करके दिखाओ तो इसके लिए। हाँ चलो बना के दिखाओ। अगर एपी में है तभी बनेगा, पहले चेक कर लो एपी में है या नहीं। सर 11n+5। ओके, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा 16 है, एन का मतलब पता नहीं, डी की कितनी वैल्यू है भाई? 11। तो ए एन इक्वल टू हो गया 16 प्लस 11n-11। तो ए एन की वैल्यू हो गई 11n+5, हो गया। ये बन गया हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर एपी के लिए। ऐसे हम किसी का भी बना देंगे। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ, दिस इज, ये क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है?
How many terms of an AP are less than 406? मैं तुमसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछूं, क्या जरूरी है कि 406 इसके सीक्वेंस में आता हो? नो सर। नहीं जैसे सर, जरूरी नहीं है ना। वो बोल रहा है कि 406 से पहले इसमें इसके पास कितने टर्म्स हैं। एक्चुअली दे आर आस्किंग मी टू फाइंड व्हाट, फाइंड एन। एन ही तो था हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस क्वेश्चन में एन निकालने बोल रहा है। लेकिन एन कैसे निकालेंगे जब तक हमको कुछ पता ही ना हो। चलो हमको क्या क्या पता है। हमको फर्स्ट टर्म पता है, वी नो व्हाट इज ए, दैट इज 6। वी नो व्हाट इज डी, हाउ मच, 7। बट इसके अलावा तो कुछ है नहीं ना पता। 406 तक कहां जाएंगे, लेकिन काम कुछ हो सकता है। चलो अब हम मान के चलते हैं कि भाई लास्ट टर्म हो क्या सकता है जो 406 से, तो हमको किसी तरह पता करना है ना कि 406 जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या है ना। 406 से पहले जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मान लो 6 है, 13 है, 20 है, 27 है, 34 है, ऐसे चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि वो लास्ट टर्म क्या है जो मुझे पता चल जाए, और वो लास्ट टर्म मेरा लेस देन 406 होना चाहिए। याद रखना 406 से ज्यादा नहीं, कम चलेगा, बट वी डोंट नो। तो इस तरह के फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं कि भाई चलो इनइक्वालिटी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। जैसे फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का। अब हमको लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है ना, तो ए एन ऐसे रख लेते हैं। लास्ट टर्म अभी नहीं पता। फर्स्ट टर्म कितना है, 6। फर्स्ट टर्म इज 6। एन कितना है नहीं पता, -1। कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का, थोड़ा कैलकुलेट कर लो। -1 + 7n। 6 + 7 and -7। ठीक है, 7n - 1, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, है ना। अब ये 7n - 1, अब n की जो भी वैल्यू होगी लास्ट में आने के बाद आती होगी, जो भी वैल्यू रखे लास्ट टर्म के लिए, वो लास्ट टर्म तो पता नहीं है ना कौन सा टर्म है, 20th टर्म लास्ट है जो 406 से कम होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी आंसर देगा, जो भी ये वाला आंसर आना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, दिस आंसर, जो भी ये वैल्यू देगा, दिस मस्ट बी लेस देन 6, लेस देन 406, है ना। तो चलो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, कि 7n - 1, 7n - 1 मस्ट बी लेस देन 406। ठीक है ना। जैसे तुम्हें इक्वल टू वाला साइन चेक कर, मतलब सॉल्व करते हो ना, वैसे इसको भी सॉल्व करना है। इक्वल टू कैन बी राइट 7n मस्ट बी लेस देन 406 + 1। ये जो -1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। देखो सीबीएसई में ना, सीबीएसई में इनइक्वालिटी चैप्टर है ही नहीं, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में है। जैसे उद्धव है, उद्धव आईसीएसई बोर्ड में, उद्धव को पता होगा कि इनइक्वालिटी जैसा करके एक चैप्टर है ना, इसमें ट्रायंगल का भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसे पढ़ लेंगे ताकि हमारा कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। देखो हम लोग मैथ सीख रहे हैं, हम लोग सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं कि खाली बैठ के सिलेबस ही पढ़ना, हमें मैथ पढ़ना है। 10th क्लास तक का मैथ हमारा बहुत स्ट्रांग हो, दैट्स ऑल। तो 7n की वैल्यू कितनी हो गई, मस्ट बी लेस देन 407। n मस्ट बी लेस देन, तो 407 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से, कितना आ रहा चेक करो, पॉइंट में आएगा सर 58.14। 58.14 समथिंग, ओके वेरी गुड। तो ये बात तो मानते हो ना कि क्या कभी भी हमारा जो n है वो कभी भी
पॉइंट, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब में आ सकता है। क्या तुम किसी को काउंट करते हो तो पॉइंट में काउंट करते हो नहीं ना, 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करते हो। तो नंबर ऑफ द टर्म्स वो तो एकदम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यस और नो। तो हम कह सकते हैं कि भाई 58.14 हम ना लेकर के क्या ले सकते हैं कि लेट अस टेक एंड सिंस, यहां पे हम ये बात लिख देते हैं प्रॉपर ताकि तुमको पता हो कि सिंस n मस्ट बी अ होल नंबर। होल नंबर में भी 1 2 3 करके मान लो, जीरो को भी इग्नोर करो, है ना। तो द n, since n must be a whole number, therefore we'll take n as what? n equal to what? क्या लेना चाहिए? 58.14 ऊपर नहीं जा सकते, नीचे 58 से नीचे आना। 58.14 से नीचे क्या हुआ? इंटीजर 58 है ना। चलो अब हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं कि 58 जो है वो सही आ रहा है या गलत। लेट अस चेक इट। हमारा आंसर आ चुका है, दिस इज व्हाट द आंसर इज, ओके। बट लेट अस चेक कि भाई हम सही कैलकुलेशन किया है, बस फोकसबाजी चल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। n 58 रख करके देखते हैं। a n इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यानी ए 58 है ना। ए 58 निकाल के देखो तो भाई सब लोग, इसके लिए इसका ए 58 निकाल के चेक करो 406 से नीचे है या नहीं। कितना हो गया? फर्स्ट टर्म इज 6, 50 माइनस 1 इंटू डी, 405 49 इंटू 7 कितना आ रहा है? 405 405। फोर जीरो फाइव तो ना आ रहा होगा। अरे 58 लिखना है, सॉरी सॉरी मेरी गलती हो गई। अरे मैंने 50 लिख दिया यहाँ पे। हाँ 58 माइनस 1 तो 57 हो गया ना। हाँ 405 आ रहा है क्या? सब लोग प्लीज A58 बताओ, क्या 405 आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है, हाँ या ना बोलो ना। नहीं आ रही है तो आ रही है ना। अब 405 है, अगला टर्म क्या होगा? इसमें 7 जोड़ देंगे तो 412 ज्यादा हो जाता ना। यानी हम लोग एकदम सही कैलकुलेशन हुआ। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 99% बच्चा तो 9 का बना ही नहीं पाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद भी। समझे? थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, टफ था बिल्कुल। समझदारी, ये सब क्वेश्चन ना हम लोगों का आईक्यू बढ़ाता है, समझदारी बढ़ाता है, हमें रटने से आगे दूर लेके जाता है कि नहीं रटो नहीं, समझो। समझे? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करना। कई चीजें समझ में आया इस क्वेश्चन से। एक तो कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं लेस देन वाले क्वेश्चंस को। उसके बाद हम लोगों को ये पता चला कि n की वैल्यू कभी भी सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकती है ना। क्या मतलब पॉजिटिव इंटीजर, समझ लो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन से तुम्हारी सोच और थोड़ी डेवलप होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन इतना कॉन्सेप्चुअल है। और फॉर्मूला अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं, अलग नहीं फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला अभी तक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं समझ सकते हो तुम। सोचो, थोड़ा ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो ना इसको, देखो क्या होता है, कितना दिमाग चल सकता है तुम्हारा। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा नहीं लग रहा तुमको? क्वेश्चन अधूरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ से इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया है तो इससे डिफरेंस भी नहीं निकलेगा इससे। एक फर्स्ट टर्म नहीं दिया है ना हम लोगों को, वी हैवंट गिवन द फर्स्ट टर्म।
बट हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन लास्ट टर्म तभी कैलकुलेट करेंगे ना जब कोई सीक्वेंस हो, कुछ दिया नहीं है, वी डोंट नो कि भाई कितने टर्म की बात कर रहा है। सपोज वी डोंट दे हैव आस्क्ड मी कि भाई लास्ट टर्म क्या होगा, हमें नहीं पता भाई लास्ट टर्म क्या होगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि तुम्हारा सीक्वेंस क्या है कि नहीं। तुम कितने कौन सा टर्म पूछ रहे हो, एंड कुछ भी टर्म पूछोगे कि भाई 20th पूछ लो, 30th पूछ लो, 50th पूछ लो, ऐसा कोई पूछा नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम इसको चाहे तो एक जनरल टर्म का फॉर्मूला सामने वाले को बना करके दे सकते हैं। क्या भाई देखो तुम जनरल टर्म बना देते हैं, बाकी तुम अपना लास्ट टर्म खोजते रहना तुम्हारे हिसाब से, समझ गए ना। तो एक जनरल फॉर्म ऑफ इसको इक्वेशंस को तैयार किया जा सकता है। चलो कैसे बताओ, a8 कितना होगा, a8 का फॉर्मूला क्या होगा, पहले an का फॉर्मूला लिख लो सब लोग। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a8 पूछा, तो a प्लस कितना हो गया 8 माइनस 1 इंटू डी, हाउ मच, a प्लस 7d। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके नो इश्यूज। अब नेक्स्ट a15 देखो तो कितना होगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो a15 इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस 14d। या तो नो, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब एक चीज और देखना, तुमको कुछ कुछ चीजें दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है और डेटा में क्या दे रखा है, चेक करो क्वेश्चन में कि a8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 29। 29। तो कुल मिला के 29 इक्वल टू a प्लस 7d। तो यहां से a कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द a, 29 माइनस 7d, है ना। चलो दूसरे, अब a15 कितना है, 57। 57। तो इजिकल्स टू a प्लस 14d। अच्छा यहां से a की वैल्यू इस पे पुट कर दूं, यहां पे बेस्ट रहेगा ना, a की वैल्यू ऊपर मिली है ना, उस a की वैल्यू को यहां रख देते हैं। 57 इक्वल टू a की जगह रख रहे हैं, देखो भाई सब लोग 29 माइनस 7d, याद रखना यहां से पुट किए हैं, भूल मत जाना, प्लस 14d। अब निकाल लो कितना d कितना आ रहा है, 28 इक्वल टू 7d। तो d की वैल्यू 4 आ रही है, चेक कर लो। हाँ अगर d की वैल्यू 4 आ गई तो क्या तुम्हें a की वैल्यू निकाल पाओगे, कहीं किसी भी इक्वेशन में रख करके, तुम चाहो तो इस इक्वेशन में भी a की वैल्यू रख सकते हो या d की वैल्यू रख दो। अगर यहाँ पर d की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू 29 माइनस 7 इंटू 4, a कितना आ जाएगा, तुमको पता है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इस तरह का हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हम लोग करेंगे प्रॉपर चैप्टर वो भी। तो a का वैल्यू मिल गया हमारा। उसके बाद तुमको मैंने बताया हुआ है कि अब हमको लास्ट टर्म, मतलब अब कोई भी टर्म उसको जानना हो, मुझे नहीं पता कौन सा लास्ट टर्म है उसका, लेकिन हमें ये पता है कि भाई जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं, कैसे करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 4। तो ए एन इक्वल टू 1 प्लस 4n माइनस 4। तो ए एन की वैल्यू हो गई 4n माइनस 3। अब उसको जो चाहिए अपना वो जान लेगा, है ना। अगर उसके लिए लास्ट टर्म 20 होगा तो 20 रख देगा, उसके लिए लास्ट टर्म अगर 15 होगा तो 15 रख लेगा, उसकी मर्जी है। क्लियर हुआ, दिस इज द लास्ट टर्म। हम कोई पर्टिकुलर आंसर सामने वाले को नहीं दे सकते क्योंकि हमें एन पता नहीं। ये क्लियर हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
तुम अगर इसको समझ गए ना, तुम सोचो कि आधा अर्थमेटिक क्योंकि आगे का पार्ट उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल तुमको ये वाला चीज दिमाग में है। और सबसे बड़ी बात है ये बहुत अगर मुझसे पूछोगे ना 10th क्लास में जल्दी बच्चे को कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आता, उनमें से एक चैप्टर ये है। 2-3 चैप्टर जो 10th क्लास के बच्चों को जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है। एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, है ना, और एक तुम्हारा हो गया ट्रायंगल का डीपीटी थ्योरम, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इधर उधर करता है, नहीं घुसता है दिमाग में। उसके बाद एक हो गया तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा बहुत, हालांकि वो भी हम आम भाषा में समझा देते हैं, हो जाता है, लेकिन ऐसे बता रहे हैं कि जल्दी घुसता नहीं है एक बार में। बाकी सब चैप्टर तो हो जाता है। थोड़ा बहुत दिमाग में लगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फ्रेंच में क्या मैथ में चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है दिमाग में। तो चलो, अब ये सम वाला क्वेश्चन है, हम लोग सम वाला क्वेश्चन नहीं किए हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे दोबारा लौटेंगे। एक्चुअली वो ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। पहले मैं तुमसे ये क्वेश्चन बनवा देता हूं, हाउ मच ही विल सेव, लिख लेना क्वेश्चन तुम लोग, ऑन 30th डे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब लोग लिखो। अ चाइल्ड सेव्स ₹5 ऑन फर्स्ट डे, 8 ऑन सेकेंड डे, ₹11 ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। तो वो 30th डे कितना सेव करेगा, टोटल नहीं पूछ रहे हैं, 30th डे। ऐसे मान लो कि जैसे दूसरे दिन ₹8, तीसरे दिन ₹11, है ना, चौथे दिन ₹14 हो जाएगा। तो उस तरह से 30th डे कितना होगा जो जमा करेगा वो। बस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, फर्स्ट डे 5, सेकेंड डे 8, थर्ड डे 11, है ना। तो मैं तो देख रहा हूं कि ये मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा दिख रहा है। हर दिन वो 3-3 रुपए बढ़ा रहा है ना अपना, देखा जाए तो 3 रुपीज वो पर डे इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है और जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है। So if I put the formula an equal to a plus n minus 1 into d, तो an की जगह क्या रख सकते हैं, हमसे पूछा है 30th डेट, n की जगह 30, a कितना है, a 5 है, और n कितना है 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। प्रॉपर बोर्ड मास रूल फॉलो करके अच्छे से सॉल्व कर लो। 29 into 3 87, तो लास्ट डे कितना बचाएगा 30th डे, 92 रुपीज। क्लियर है, समझे, मतलब ₹92 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझे, आया समझ में? अरे बोलते रहो, पता चला डिस्कनेक्ट हो गया। यस हाँ, बोलते रहो एकदम, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, समझ नहीं आ रहा है। चलो अब लौटते हैं, एक और फॉर्मूला है जो तैयार करते हैं हम लोग, और वो फॉर्मूला क्या है, ये क्या हमारा, अच्छा ब्लैंक स्लाइड हमने नहीं लिया था, ओके चलो कोई नहीं। चलो वापस लौटते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। हाँ, अर्थमेटिक मीन, अभी लौटेंगे अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला पर भी। हम लोग को पहले एक और फॉर्मूला करना है, दैट इज द सम ऑफ, लिख लो जल्दी से ये हेडिंग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन एपी। और आज ना सब लोग ना, सबके पास बुक तो आ गया होगा 9th क्लास का न्यू वाला, आज सब लोग ना चैप्टर लगाने की कोशिश करना, तुमको मजा आएगा, ठीक है, तुमको पता तो चलेगा तुम कितना समझे हो आज। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सम, तो देखो सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, s और n। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी जितने भी टर्म्स के बारे में बात करेगा उसका सम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, है ना, फिर होता है a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला है? सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला है ना, nth टर्म है कि नहीं, है ना? तो चलो उस पर लौटेंगे थोड़ा देर पहले। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो शॉर्ट में इसको, इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं? n/2 a प्लस ए हो गया हमारा 2a और फिर हमारा n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये तुम फॉर्मूला रख लो। इस फॉर्मूला का नाम है सम ऑफ n टर्म्स। अभी तक तुम सिर्फ टर्म्स निकाल रहे थे, अब हम तुमसे पूछते हैं सब ऐड कर दो, हमको ऐड करके बताओ। तो ये फॉर्मूला है और इससे बहुत सारा फॉर्मूला क्रिएट किया जा सकता है। इसी पर तुमने सुना होगा सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये सब जो फॉर्मूला तुम सुनते हो ना, वो सब यहीं से आया है और इससे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले ये लिखो सम ऑफ n, एन मतलब सम ऑफ n टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे उसको ऐड करके बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं तब समझ में आएगा। जैसे 8 17 26 and 35 and 44 मान लो। ठीक है, इस तरह से रख दिया हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आराम से हम लोग फॉर्मूला बना। अब इसको हम चाह रहे हैं कि सबको ऐड करके देखा जाए कितना हो रहा है। ठीक है, तो कितने टर्म है यहाँ पर? 1 2 3 4 S5 हो गया, यानी n के जगह 5 लिख देंगे। ओके, व्हाट इज आवर a? दिस इज आवर a, है ना? तो हो गया 2 इंटू 8 फिर प्लस n के जगह 5 माइनस 1। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कैन यू टेल मी डिफरेंस? d कितना आ रहा है? 9। सर 9। सॉल्व करो तो एक बार इसको। 5/2 ये हो गया 16 प्लस 36 हो गया 5/2 इंटू 52। काट लो, हाँ काट लो तो 26 इंटू 5 130, है ना? अब एक बार मैं चाहता हूँ वेरीफाई भी हो जाए, है ना? लेट अस वेरीफाई कि भाई ये हम सही फॉर्मूला है या बस चल रहा है सही। इस सबको ऐड करो तो इंडिविजुअली चेक करो कि 130 आ रहा है। 8 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 44 कितना आ रहा है? Yes, 130 आ रहा है। आ रहा है? ये सर फॉर्मूला समझ 130 आ रहा है। बस, तो अब ऐसे थोड़ी ऐड करते रहते। देखो फॉर्मूला तैयार कर दिया हम लोग, इतना आसान फॉर्मूला तैयार हो गया, है ना? बस बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज है जो मैंने तुम लोगों को समझाना अब मुनासिब समझ रहा हूं, ताकि मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से इलैबोरेट कर पाऊं। ठीक है ना? तो मेरी बात सुनना। अभी जो तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला बता दिया। ये फॉर्मूला क्या है? कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है। मान लो किसी सीक्वेंस में 20 टर्म्स है और मैंने तुमको बोला 20th टर्म निकालो, है ना? मान लो किसी सीक्वेंस में ऐसे करके टोटल 20 टर्म्स हैं और मैंने बोला कि 20th टर्म निकालो। इसका मतलब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं अगर दूसरे वर्ड में पूछूं तो? एक्चुअली में ये जो 20th टर्म है, अगर किसी सीक्वेंस में सिर्फ 20 टर्म है, 20 टर्म है और 20th टर्म बोल रहा हूं निकालने, इसका मतलब मैं तुमको क्या बोल रहा हूं? मैं तुमको लास्ट टर्म ही तो निकालने बोल रहा हूं, हाँ या ना? तो लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम बता चुके हैं। तो कभी कभी तुम्हारा कहीं कहीं बुक में देखोगे या कहीं और भी जगह बुक में लिख देगा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब वो उसके लिए लास्ट टर्म जो भी टर्म होगा वो उसके लिए लास्ट टर्म होगा, वो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ A1, ऐसे समझो, मैं समझा। मान लो 5 6 7 8 9 और 10। अगर मैं तुमको बोलूं A2 कितना होगा, तो A2 कितना है? 6। अगर मान लो A1 ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया ना, ये
फोर्थ हो गया, तो ए फोर्थ कितना है? बोलोगे सर 8। और अगर मैं बोलूं A10 कितना है, सॉरी A10 बोल रहे, A6 कितना है? A6 10 10। और अगर मैं सर तुमसे 10। पूछूं लास्ट टर्म कितना है? सर 10। 10। यानी तुम्हारा लास्ट टर्म और A6 सेम आंसर दिया है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे है। क्लियर है ना लॉजिक? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो भी टर्म की बात कर रहा है वो लास्ट टर्म हो, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार हो, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है ना, कि क्लास में 20 बच्चे हैं, तो हम बोलेंगे भाई 20वां बच्चे को उठा के लाओ, या दूसरा बात बोलेंगे लास्ट वाला बच्चा को उठा के लेके आओ। ऐसे भी हो सकता है। तुम लोग रो में खड़े होते हो ना, जब हम स्कूल में होते हो तो ऐसे खड़े होते हो, ऐसे, है ना। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है, और ये सिक्स्थ पे है। मैं तुमको दो बात बोल सकता हूं कि या सिक्स्थ वाले बच्चे को उठा के लेके आओ या लास्ट वाले बच्चे को लेके आओ, दोनों में सेम बच्चा आएगा, हाँ या ना? सेम है ना? तो कभी कभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम हो सकता है, तो इसको हम लोग बहुत बार डिनोट करते हैं किससे? एल से। तो एल मतलब समझ जाना कि उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में तुमसे लास्ट टर्म जो भी एन के बारे में बात कर रहा है उसका लास्ट होगा। तो कभी कभी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लिखते हैं, लेकिन ये तब होगा जब हमारा nth टर्म ही लास्ट टर्म। ठीक है, ये लिख लो, when nth टर्म इज आवर लास्ट टर्म। कंफ्यूज मत होना, अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे तो अभी कभी बता दो। ठीक है, अब वापस से मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला को डिलीट कर रहा हूं ताकि तुम तो लिख लिए होगे ना फॉर्मूला, है ना। अब देखो, अब इस फॉर्मूला को फिर से बनाते हैं, n/2 a प्लस, अच्छा बताओ ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किसका है? nth टर्म का, और nth टर्म को हम बोले कि लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम लोग, तो इसके जगह l रख देते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? जब तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। अब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो तो क्या सेम आंसर आ रहा है? एक बार अप्लाई करो, Sn इक्वल टू n/2, n कितना है तुम्हारा 5/2, फर्स्ट टर्म इज 8, लास्ट टर्म इज 44। चेक करो तो क्या सेम आंसर दे रहा है? वन 130 ही आ रहा है ना? सेम आंसर। सेम आंसर आएगा। तो अब तुम्हारे पास दो फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जब तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, क्यों इतना झमेला पालना। और अगर तुमको फर्स्ट टर्म पता है एंड नंबर ऑफ टर्म्स पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ये सब चीजें पता है, या कोई पर्टिकुलर एंड मान लो बोला 50 टर्म्स का, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना जो तुमको इससे पहले वाला। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो ये दोनों चीजें लिखी हुई है तुम्हारे कॉपी में, तुमको मिल जाएगा। इसके बाद चलो एक बार कुछ क्या क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो, इफ फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज 3, n इक्वल टू 4, s4 निकालो। चलो निकालो सब लोग, ट्राई करो, फॉर्मूला पे पुट करो। सर पहला 24। सर 26। 26। तो Sn इक्वल टू है हमारा n/2, फिर है हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छे से फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला मत ABCD तो पता चला वो ये छोड़ दिए, सब अच्छे से लिखना। n/2, n कितना है? S4 की बात कर रहा है, यानी n2 हो गया, n4 हो गया। 2 फर्स्ट टर्म कितना है? 2, 4 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। सर बहुत सारे 26। बच्चों ने
सॉल्व करने टाइम ही गड़बड़ करते हैं। 4/2 हो गया, चलो 2 आगे रख देते हैं ब्रैकेट, 4 + 9 13, तो S4 = 2 × 13 दैट इज 26। ठीक है। If the common difference of an AP is A0, मतलब H0, then the SN will becomes, ऑब्जर्व करो, याद रखना फॉर्मूला पूछा है, तुम जबरदस्ती के कुछ भी आंसर मत करना। NA NA, अच्छा, यस सर। चलो चेक करते हैं। तो ओके, फॉर्मूला तैयार करते हैं। हमको देखो, हमको कुछ पता नहीं होता है। अब अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से, n/2 2a + n-1 × d। चलो, अगर d 0 है, अगर d 0 है, इफ दिस इज 0, क्या ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो फाइनली क्या बचा हम लोग को? Sn = n/2, फिर ब्रैकेट में 2a + 0, कुछ नहीं बचा ना, सब पार्ट 0 हो गया। तो Sn = n/2 × 2a, काटोगे, क्या बताए थे तुम लोग? सॉरी, 2 और 2 काटोगे, a नहीं, तो क्या आ गया? Na। डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, कि नहीं? मतलब क्या है कि मान लो 3 3 3 3 चलते जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी टर्म पूछेगा उतना से मल्टीप्लाई। मान लो कि यहाँ पे तो कितने टर्म लिखा मैंने? 6 लिखे हैं, तो अगर 6 को ऐड करूं तो कितने होंगे? 18। तो डायरेक्टली Na का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ Na का मतलब क्या हुआ कि n 6 बार है और a हमारा 3 है, 18 आ गया। यही लॉजिक है ना? अगर मान लो 2 बार और लिख देते हैं तो क्या हो गया? Sn = Na, n कितना है? 8 और a कितना है? 3, 24। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के? तो Na फॉर्मूला क्यों हुआ? Na मतलब जितने टर्म्स हैं उसको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सब टर्म बराबर है, उसे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। थर्ड नंबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड। थर्ड वन, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, करो तो देखें किससे होगा। फॉर्मूला वही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को किस फॉर्मूला से कर सकते हैं? हालांकि बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन इस क्वेश्चन को किस फॉर्मूला से बेहतर होगा करना? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो बताओ a कितना हुआ? व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर? और 10 पूछा है, तो व्हाट विल बी द लास्ट नेचुरल नंबर? 10. 10। तो क्या हम ये फॉर्मूला ना लगाते हैं डायरेक्टली? n/2 a + n, n कितना है? S10, तो 10/2 और a हमारा 1 और ये 10, कैलकुलेट कर लेंगे, 5 × 11 55। हालांकि दूसरा फॉर्मूला से भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और करवाता हूं। अरे 1 बज गया क्या? कितने बजे तक क्लास था तुम लोग का? सर 1 बजे तक सर। हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं तो अभी क्लास मत छोड़ के जाना। मुझे लग रहा है कि दो दो बातें और बता ही देता हूँ, ताकि अब खत्म ही हो जाएगा ना, नहीं तो फिर अभी बच जाना, रुक जाना, 10 मिनट रुक जाना। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई की कसम है ना। चलो लास्ट 4th क्वेश्चन करो। एक्चुअली संडे को ना मैं 10th क्लास लेता हूँ जनरली, तो वो बहुत लेंदी चलता है, वो 2-2 ढाई घंटा तक चलते रहता है। जैसे उन लोगों का क्लास शायद 3 बजे है, 3 बजे तो उसका 5:30-6 बजे तक चलता है। 10 में बहुत लंबा चलता है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म इज 5, द लास्ट टर्म इज 25, 5 कितना हो गया इसका आंसर? Sn = n/2 a + l लगा लो, 5 टर्म्स की बात कर रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो, ठीक है ना? हमको थोड़े एग्जाम देना है, तुम्हें को देना एग्जाम। हम तो गलत सलत भी लिख देंगे तो चल जाएगा। $75 है ना? आ रहा है 75, चेक करो तो।
चलो, मैं तुमको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन तुम मुझे क्लास के बाद आज, है ना, 1-2 घंटे में भेज देना। मैं जानना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कैसे करते हो, ताकि मुझे पता रहे। चलो लिख लो कि तुमको समझ में आया है या बस ऐसे ही चल रहे हो, है ना। होमवर्क पहला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 odd numbers। दूसरा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 multiples of 5। तीसरा, है ना, फाइंड द 16th term। ठीक है, चलो ये तीनों क्वेश्चन करके हमको भेज देना। इससे मुझे पता चलेगा कि तो पूरे क्लास में तुमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। थोड़ा सा दिमाग पे ज्यादा जोर चल गया होगा आज, है ना, लेकिन उतना भी नहीं था। टफ काम था, लेकिन हमने बहुत आसानी से धीरे धीरे कर लिया। क्या आया अनय, समझ में आया तुमको? यस सर। हाँ, सानवी कहाँ हो तुम? तुम्हारा आया ये, कैसा रहा लेक्चर आज का तुम्हारा सानवी? सर अच्छा रहा, बस बीच में थोड़ा सा वो हो गया था, मतलब मैं लीव कर गई थी। अच्छा, तुम लीव कर गए तो कोई बात नहीं, क्लास की रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, ठीक है, ताकि देख लेना। अगर किसी को दोबारा भी देखना होगा तो देख लेना, ठीक है। अनन्या तुम्हारा कैसा रहा? समझ आया सर। आया, समझ में आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज ना बुक खोलना और बुक खोल के देखो बहुत कुछ। अभी तो ये पहला ही लेक्चर है ना, अभी 2 लेक्चर तो और पढ़ना है हम लोग को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है। तो आज थोड़ा बुक खोलना, नया सिलेबस आ गया होगा तुम लोग को और नया बुक भी मिल गया होगा, तो बुक में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पलटना, फट 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 समझ में आएगा, ठीक है। तो बस देखो, पढ़ाई का बस एक ही चीज है, तुम लोग बैठो और अच्छे से बुक के साथ कॉपी के साथ, है ना। चलो, तो अब हम लोग मिलते हैं कल हम लोग फिर। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय।